ठीक है, तो इनको मैनेज करने के लिए आपको क्या चाहिए, इंजीनियर चाहिए। अब अलग अलग लेवल के अलग अलग बंदे आप डाउन वो हायर करोगे, तो वो हायर करोगे तो उसके लिए आपकी पोस्टिंग अलग हो जाएगी, राइट। और वो डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट में आएंगे। तो इतनी सारी चीजें ये होगी। अगर मान लो फिर आपके पास कल एक नई रिक्वायरमेंट आ जाती है, मुझे ना यार एक मेरे पास एक और नया प्रोजेक्ट आया है कुछ टेस्टिंग के लिए, तो मुझे सर्वर चाहिए। अब या तो आपके पास इन सर्वर के ऊपर स्पेस होना चाहिए, अगर स्पेस है तो आप उसमें क्रिएट कर दोगे। बट अगर आपके पास सर्वर नहीं है तो आपको फिर एक नया सर्वर परचेज करना पड़ेगा, राइट। और न्यू सर्वर परचेज करने के लिए भी कंपनी की वही अलग अलग पॉलिसी होती है, रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो आपको उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। अब न्यू सर्वर परचेज करने के लिए मान लो आपका टाइम लग गया 1 महीने का। मतलब आपने क्या किया, आपने जैसे प्रोजेक्ट स्टार्ट होने में आपने पहले तो वो मैनेजमेंट से डिस्कशन हुआ कि यार हमें ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, इस पे ऐसे काम होगा, इस कॉन्फ़िगरेशन के में डिटेल चाहिए। तो फिर उसको नेटवर्क जो मतलब मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट अप्रूवल देगा, पोस्टिंग के लिए अप्रूवल आएगा। पोस्टिंग के अप्रूवल आने के बाद फिर आप वेंडर को ऑर्डर करोगे, चाहे जिससे भी करो, आप डायरेक्ट आईबीएम से करो, कहीं से भी करो, तो आप वेंडर को ऑर्डर करो। अब वेंडर ये तो है नहीं कि अपने पास सारा सामान लेके बैठा होता है, वो भी आगे ऑर्डर करता है। तो मान लो 5 से 10 दिन या 15 दिन का टाइम वो लगा ले, 10 से 15 दिन आपका वहां पे टाइम निकल उसको सेटअप। फिर सर्वर आने के बाद 2 से 3 दिन इंजीनियर भी ले लेते हैं उसको कंप्लीट सेटअप करने के लिए प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स, राइट। तो यहाँ पे फिर आपकी रिक्वायरमेंट्स चेंज हो। अब मान लो आपकी कंपनी चल रही है, अच्छी कंपनी चल रही है, आपको फिर सर्वर्स की स्पेस जरूरत पड़ गई। आपने जो कंपनी स्टार्ट की थी आपने जो 5 6 सर्वर के अकॉर्डिंग की, मेरे 5 6 सर्वर चाहिए बस मुझे। बट फ्यूचर में उसका आपका प्रोजेक्ट बढ़ गया, आपका बिजनेस काफी इंक्रीज हो गया, तो उस टाइम पे आपके पास मान लो रिक्वायरमेंट है कि 10 और सर्वर की, यार मुझे 10 सर्वर और सेट। अब वो 10 सर्वर को आपको परचेज भी करना है, वो सारी चीजें करनी है। अब वो सारी चीजें आपने चल कर ली। अब उस सर्वर्स को मैनेज करने के लिए फिर आपको डाटा सेंटर का स्पेस इंक्रीज करना पड़ेगा, राइट। यही करना पड़ता है। वो डाटा सेंटर के लिए आप स्पेस इंक्रीज करोगे तो उसकी कॉस्टिंग अलग से आ गई आपके पास। टाइम जो कंज्यूम हो रहा है वो अलग हो रहा है, कॉस्टिंग जो लग रही है वो अलग से लग रही है, रिसोर्स जो लग रहे हैं उसके लिए एडमिन काम अलग से कर रहा है, इंजीनियर काम अलग से कर रहे हैं, ठीक। वो चीज लग गई। और अब अगर आप डाटा सेंटर का स्पेस इंक्रीज कर रहे हो तो उसके बैकअप के लिए आपको यूपीएस की कैपेसिटी भी इंक्रीज करनी पड़ेगी, राइट। उसके लिए आपको एसी की कैपेसिटी भी इंक्रीज करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने पहले जो सेटअप कर रखा था हमने 5 से 6 सर्वर के अकॉर्डिंग सेटअप कर रखा था, क्योंकि हमने स्टार्ट ही किया था बिजनेस। हम छोटे के बराबर से 100% चलेगा, तो हमने उसके अकॉर्डिंग प्लान किया था। फिर जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ती गई, बिजनेस बढ़ता गया, हमारे पास वो चीजें बढ़ती गई, तो उसके लिए हमारे पास फिर सारी चीजों की रिक्वायरमेंट इंक्रीज होती है, एसी, डाटा। अब अगर आपके पास 10 सर्वर हो गए, आपके पास मान लो पहले 3 इंजीनियर आपने हायर कर रखे थे, एक मॉर्निंग शिफ्ट में था, एक दोपहर बाद में था, एक नाइट में था। अब 10 सर्वर, पहले वो 5 सर्वर को मैनेज करते थे, अब आपके पास 15 सर्वर। तो अब उन सर्वर्स को मैनेज करने के लिए आपको रिसोर्स भी हायर करनी पड़ेगी, क्योंकि यार पहले जो बंदे काम कर रहे थे वो आपके पास दो थे। एक बंदा काम कर लेता था, सर्वर पे मैनेज कर लेता था, बट आगे तो काम उनका बढ़ रहा है, तो वहां पे फिर उनको कॉस्टिंग से रिलेटेड, क्योंकि वहां पे फिर इंजीनियर्स को। तो ये चीजें होती थी जो आपकी ऑन प्राइम डाटा सेंटर अभी भी हैं। अभी कंपनियां इस करके स्विच करने लगी हैं डाटा सेंटर, क्योंकि उनको ये पता नहीं होता कि आपका बिजनेस कैसा चलेगा। आपको फ्यूचर में अगर बढ़ाना पड़ेगा प्रोजेक्ट तो क्या होंगे, क्या लो बैक होंगे, पहले वो सब ना वो करते थे, क्योंकि पहले क्लाउड का ऑप्शन नहीं था आपके पास, राइट। अब मान लो आपकी कंपनी स्टार्टअप थी और आपकी कंपनी नहीं चली, आपने जो चीजें परचेज की यहाँ पे, आपकी कंपनी मान लो आपने जो 5 सर्वर परचेज किए स्टार्ट किए, पोस्टिंग तो आपने लगाई उस पर, मान लो आपने 5 6 लाख रुपए कम से कम या 10 12 लाख रुपए कम से कम सर्वर्स के ऊपर लगा दिए, इसके जो अपने हार्डवेयर परचेज करके रखे। बट अब कई कंपनी स्टार्टअप टाइप की कंपनी होती है, तो ऐसा तो जरूरी नहीं होता कि वो बिजनेस आपका दे के जाएंगे, कई बार बंद भी हो जाती है कंपनी, कई बार सिचुएशन ऐसी आ जाती है। अब जो सिचुएशन ऐसी आ गई, मान लो आपकी कंपनी नहीं चली है, बिल्कुल ही नहीं चली, और आपको करनी पड़ेगी कंपनी को बंद। अब अगर आपको कंपनी को बंद करना पड़ेगा, तो आपके पास जो हार्डवेयर थी,
जो यूपीएस थी, जो एसी थी, वो सारी चीजें वेस्ट हो गई, राइट। आपको वो वेंडर को देनी है या किसी को देके जाओगे, सेल करोगे, तो सेल में प्रोडक्ट कितना रेट पे जाता है उसमें, वैसे ही डाउन हो जाती है प्राइस। तो वो सारा चीजें आपको लॉस हो जाता है। इंजीनियर थे, इंजीनियर को तो चलो आप टर्मिनेट कर दोगे भाई, कुछ नहीं कर, बट जो ये आपने हार्डवेयर सामान परचेज किया, ये सारा एक टाइप से वेस्ट हो जाएगा। तो उसी टाइम पे मतलब जैसे ही आपके मतलब ये सारी चीजें यहाँ पे देखी कंपनी, तो उसी टाइम पे कुछ कंपनीज ने क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करने स्टार्ट, जैसे आपकी अभी मार्केट में जो पॉपुलर है वो सबसे ज्यादा AWS। जो GCP अभी सबसे ज्यादा पॉपुलर है ये तीनों। अब अगर आप कहीं पे भी देखोगे, कहीं पे भी आपके पास कोई भी कॉल आती है इंटरव्यू, तो सबसे ज्यादा पॉपुलर है अभी ये दो, AWS और Azure। GCP है टक्कर में, बट GCP अभी इतना पॉपुलर नहीं हुआ है जितना पॉपुलर ये दोनों है। हाँ, आने वाले कुछ टाइम के अंदर GCP आपका पॉपुलर हो जाएगा, बट अभी सबसे ज्यादा पॉपुलर है AWS और Azure। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं आपका यहाँ पे, अलीबाबा का डोमेन है, सॉरी अलीबाबा है जो आपको क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करता है। IBM भी आपको क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करता है, और भी बहुत सारे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है। अब यहाँ पे बेनिफिट क्या होता है, मान लो अभी जैसे हमने यही सारा सिनेरियो लिया, सौरभ लेफ्ट कर, ओके, ठीक है। तो अभी बेनिफिट क्या हो गया, जैसे हमने यहाँ पे ये सारी चीजें परचेज की थी, राइट, अपनी कंपनी स्टार्ट करने के लिए। अब आपको अपनी कंपनी मान लो ऑन प्राइम की बजाय आपको सिर्फ क्लाउड पे लेनी है, क्लाउड पे सेटअप करना है, नई कंपनी है, आपको स्टार्टिंग करनी है, तो स्टार्टिंग करने के लिए क्या दिक्कत है, आपको तो है नहीं, आपके पास रिक्वायरमेंट आई। पहली चीज तो यहाँ पे क्या था आपका जो सेविंग अपने, मतलब ऑन प्राइम के अंदर क्या क्या चीज, ऑन प्राइम के अंदर आपका पहले था, पहला आता है सबसे पहले टाइम कॉस्ट, टाइम कॉस्ट हो गया, और पेस्ट तो आएगा, ये तो छोटी चीजों में आ जाएंगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, दूसरी चीज होती है अवेलेबिलिटी, बैकअप, स्केलेबिलिटी, और भी सारी कई सारी चीजें हैं, मैं आपको सारी चीजें बताऊँ। ठीक है। तो पहली चीज क्या थी, पहली चीज टाइम था आपका, कि जब हम ऑन प्राइम सेटअप कर रहे थे तो हमारे पास टाइम चाहिए था उसके लिए, मतलब प्रोसेस के अकॉर्डिंग की अगर आपको कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो हमसे 10 से 15 दिन कम से कम चाहिए, क्योंकि हमें मैनेजमेंट का अप्रूवल लेना है, फिर हमें वेंडर को डालना है, वेंडर फिर हमारे पास डिलीवर करेगा, डिलीवर करने के बाद फिर हम उसको सेटअप करेंगे, राइट। तो 10 से 15 दिन मिनिमम उसको लग गए। अब यही चीज जब हमारे पास क्लाउड के ऊपर मिल गई, तो क्लाउड के ऊपर हमें क्या मिला, हमें जाके सर्वर बनाना है एक, हमारे पास प्रोजेक्ट से रिक्वायरमेंट आ गई कि मुझे इस कॉन्फ़िगरेशन के साथ एक सर्वर बनाना है। तो अब आपने जो भी सर्वर, जो भी क्लाउड ले रखा है, आप एजूर पे बना रखा है क्लाउड, आपने AWS पे बना रखा है, जिस जो भी आप क्लाउड यूज कर, वहां पे आप जाओगे, आपके पास यहाँ पे टाइम कितना लगा, यहाँ पे तो लंबा टाइम लग गया, 10 से 15 दिन मिनिमम लग गए सारी चीजों को। यहाँ पे टाइम आपका कितना टाइम लगा, यहाँ पे आपका मैनेजमेंट ने डिस्कस किया कि मेरे पास ये प्रोजेक्ट है, मुझे इसको स्टार्ट करना है, ठीक है, आपके पास आया, मान लो उन्होंने 1 से 2 दिन 3 दिन लगाए डिस्कस करने में अपना, आपके पास फोर्थ डे में आपके पास आ गया। या तो ऐसे डिस्कस करने में अगर कोई प्रोजेक्ट आता तो इतना टाइम लगाते, तो जैसे ही उन्होंने किया डिस्कस, डिस्कस होने के बाद जैसे ही आपके पास आया कि यार ये सर्वर बनाना है आपको, तो आपको अब यहाँ पे किसी वेंडर से डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, आपको होस्टिंग के लिए किसी से जरूरत नहीं है। अगर स्टार्टअप टाइप की कंपनी है तो स्टार्टअप टाइप की कंपनी अपना नॉर्मल अकाउंट क्रिएट करेगी क्लाउड के ऊपर, और अपना सर्वर लॉन्च कर लेगी, राइट।
तो यहाँ पे उसको अपना सर्वर बनाने में कितना टाइम लगा, जैसे ही आपके पास मैनेजमेंट से अप्रूवल आया, आपने अपना AWS या एज्यूर के ऊपर अपना एक सर्वर सेटअप कर दिया। अब सर्वर सेटअप करने के ऊपर आपको लगा 1 दिन का टाइम, तो 1 दिन के टाइम यहाँ पे कितना टाइम बच गया आपका, यहाँ पे आपके 10 से 15 दिन 20 दिन आपका वेस्ट हो रहे थे, यहाँ पे आपका 3 से 4 दिन के अंदर सारा काम हो रहा है, जहाँ पे प्रोजेक्ट आपके पास आ रहा है मैनेजमेंट के अप्रूवल के बाद, और आपने उसको सेटअप करने में 1 दिन या 2 दिन जो भी लगाए। तो टाइम का बेनिफिट हो गया एक तो आपको। दूसरी चीज आती है कॉस्ट। कॉस्ट कैसे आती है, कॉस्ट आती है ऑन प्राइम के अंदर आपको सारी चीजें परचेज करनी पड़ती है, राइट। यही होता है आपको कॉस्ट में, सर्वर भी परचेज करना है आपको, यूपीएस भी चाहिए, डाटा सेंटर को भी चाहिए, और उसको मैनेज करने के लिए इंजीनियर भी चाहिए। अब यहाँ पे जो कॉस्ट आ रही थी आपको, यहाँ पे कॉस्ट कहाँ पे आ रही थी, आप एक हार्डवेयर परचेज करके अपने पास रख रहे हैं। अब यहाँ पे हमें हार्डवेयर परचेज करने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे डायरेक्ट सर्वर लॉन्च करेंगे, और उस सर्वर को जितना टाइम हम यूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे पैसा पे करना पड़ेगा क्लाउड के ऊपर। आपने एक सर्वर बना दिया क्लाउड के ऊपर, कुछ भी बनाया आपने, मान लो अपने एक एप्लीकेशन सर्वर बना दिया, अपनी वेबसाइट क्रिएट कर दी आपने, कोई अच्छी खासी कॉन्फ़िगरेशन आपने उसको असाइन कर दी। अब वो सर्वर जितना टाइम आप रनिंग रखोगे उतने टाइम की आपको उसको कॉस्ट पे करनी है, ठीक है। जब आपने उस सर्वर को स्टॉप कर दिया, स्टॉप करने के बाद आपकी दो से तीन चीजें होती है जिसकी आपको कॉस्टिंग पे करनी होती है। जैसे आप पब्लिक आईपी यूज करते हो, उसकी कॉस्ट आपको देनी पड़ती है, वॉल्यूम जो स्टोरेज आप यूज करते हो उसकी पे कॉस्ट आपको देनी पड़ती है। बट ये नहीं है कि वो सारी की सारी रिसोर्सेज की आपसे वो मतलब cost नहीं, जब तक आप उसको यूज करते हो स्टॉप के लिए। बट यहाँ पे आपको टाइम लगा, कितना टाइम लगा, पहले तो आपको बहुत कम टाइम लगा आपको सेटअप करने में। दूसरी चीज कॉस्टिंग का डिफरेंट आ गया, यहाँ पे आपको सारी चीजें ऑनलाइन लेनी थी। और AWS और एज्यूर जो मतलब जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है, इनका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, ये आपको पर सेकंड के हिसाब से चार्ज करते हैं। आपने 60 सेकंड सर्वर को यूज किया तो 60 सेकंड के लिए आपको चार्ज करेगा, 1 घंटे के लिए किया तो आपको 1 घंटे का चार्ज करेगा। अगर मान लो आपने 1 घंटा सर्वर यूज करके आपने सर्वर को टर्मिनेट कर दिया, तो आपसे वो 1 घंटे का चार्ज लेगा। ये नहीं है कि आपने उसको सर्वर को बनाया और उसके बाद आपने हाँ, अगर आप उसको कंटिन्यू रनिंग रखते हो तो आपसे वो चार्ज लेता रहेगा, बट वो तब भी आपको वो मिनट और सेकंड के हिसाब से चार्जेस देगा जितना टाइम आप उसको रनिंग। अगर आपने उसको यूज करने के बाद टर्मिनेट कर दिया, टेस्टिंग के बाद टर्मिनेट कर दिया, तो आपसे जब तक आपने यूज किया तो तब तक आपको चार्ज आपसे देगा, ठीक है। अब यही चीज होती है आपने क्लाउड में बना दी, इस पे टाइम की बेनिफिट हो गया, आपका कॉस्ट का बेनिफिट हो गया, स्पेस का बेनिफिट हो गया। आपको अपना सेटअप बनाने के लिए आपको डाटा सेंटर की जरूरत नहीं है, डाटा सेंटर को मैनेज करने के लिए आपको हाउस कीपिंग वाले बंदे भी चाहिए, क्लीनिंग करने के लिए इंजीनियर चाहिए, आपको सर्वर मैनेज यूपीएस चाहिए, आपको एसी चाहिए, इन सब चीजों की आपको टेंशन नहीं है, राइट। ये अगर आपके पास एक इंजीनियर रहेगा एक टाइम पे तो वो अकेला मैनेज कर लेगा सारी चीजों को, कि आपको क्लीनिंग नहीं करवानी है, यूपीएस नहीं चाहिए कि यार यूपीएस काम कर रहा है कि नहीं कर रहा बैकअप के, एसी कूलिंग कर रही है कि नहीं कर रही है, ये सारी चीजों की टेंशन आपकी खत्म। आपका सर्वर AWS क्लाउड के ऊपर है अभी, तो वो सारी की सारी टेंशन आपने क्लाउड बनाओ, भाई तुम लोग देखो मुझे तो मेरा सर्वर यूज करना है, राइट। तो स्पेस की भी होगी, टाइम और कॉस्ट दोनों चीजें बेनिफिट होगी। अवेबिलिटी, अब अवेबिलिटी में क्या बेनिफिट हो गया आपको, आपको अवेबिलिटी क्या है, आपको जब भी सर्वर चाहिए आप AWS पे जाओगे और अपना क्रिएट कर लोगे, राइट। यहाँ पे क्या था अवेबिलिटी में, यहाँ पे आपको जब कोई सर्वर चाहिए था, तो अगर आपके पास पहले से जो सर्वर आपने परचेज कर रखे हैं तो आप यूटिलाइज कर सकते हो। बट अगर आपके पास बार बार रिक्वायरमेंट्स आ रही है तो आपके पास सर्वर नहीं है, तो आपको फिर वही मैनेजमेंट से अप्रूवल, फिर वेंडर से, फिर कोऑर्डिनेशन, फिर आपके पास सर्वर आएगा, फिर आप उसको वो करोगे। तो यहाँ पे आपके पास अवेबिलिटी नहीं थी, आप सर्वर परचेज करते हो उसके लिए बाद में आपके पास एक प्रोसेस होती है कंपनी, तो उसमें आपके पास अवेबिलिटी नहीं थी। यहाँ पे आपको जब भी सर्वर चाहिए, आपके पास रिक्वायरमेंट्स आती है, आप तभी सर्वर किसी भी कॉन्फ़िगरेशन का सर्वर क्रिएट, ऐसा नहीं है कि आपको मान लो आपको एक लो मान हार्ड फिजिकल में क्या होता है, फिजिकल सर्वर आप परचेज करते हो उसकी एक लिमिट होती है परचेज करने, राइट। कि आपको एक सर्वर परचेज करोगे तो मान लो, तो आपने उसके ऊपर मान लो 200 GB रैम के साथ परचेज कर लिया आपने, और मान लो 500 TB हार्ड डिस्क के साथ कर दिया, सीपीयू। अब अगर आपको ऑनलाइन मल्टीपल सर्वर क्रिएट करने तो उस फिजिकल के ऊपर आप मान लो 5 से 10 सर्वर क्रिएट कर दोगे वर्चुअल मशीन बना के, तो आपको अगर 15 सर्वर क्रिएट करने थे तो आपको फिर एक एक्स्ट्रा सर्वर परचेज करना पड़ेगा।
बट AWS और एजूर में यहाँ पे क्या रहेगा, क्लाउड में आपको हार्डवेयर परचेज करने की जरूरत नहीं है। आपको जो रिक्वायरमेंट्स आपके पास आई है सर्वर क्रिएट करने की, डायरेक्ट आप सर्वर लॉन्च करो अपने क्लाउड के ऊपर, बैकएंड पे सारी चीजें मैनेज करेगा AWS, आपको अपने सर्वर मैनेज करने हैं बस। तो अवेलेबिलिटी होगी कि आपको जब भी सर्वर चाहिए आप उसको यूज कर सकते। स्केलेबिलिटी में भी आपका यही आ जाता है कि आपको मान लो एक सर्वर मेरे पास चल रहा था, आपकी मेरे पास उसकी रैम थी 300 TB, मैंने हार्ड डिस्क दे दी उसको, वो CPU और अच्छा था। अब मेरे पास रिक्वायरमेंट आ जाती है कि यार मुझे ना इसकी कैपेसिटी इंक्रीज करनी है, बट मेरे पास जो सर्वर के ऊपर मैंने बना रखा था उस पर स्पेस ही नहीं बचा, उसको और सर्वर बना दिए मेरे पास अब रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन रहता है क्लाउड के ऊपर, आप उनको जो भी आपके पास रिक्वायरमेंट होती है वो क्लाउड, तो आपके पास काफी सारे ऑप्शंस मिलते हैं। यही बेनिफिट रहा तो मार्केट में आज क्लाउड्स इतना पॉपुलर हो गया है। आप लोग देख रहे होंगे कि आजकल जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होते थे नॉर्मल, जो पहले काम करते थे, आजकल उनकी जॉब्स कम हो गई, क्योंकि यहाँ पे जो काम एक बंदा कर रहा है वहां पे काम ऑन प्राइम डाटा सेंटर के अंदर वो मल्टीपल काम कर, डोमेन के लिए बंदा आपका अलग होता था, नेटवर्क के लिए बंदा आपका अलग होता था, और बाकी चीजों को मैनेज करने के लिए आपका अलग होता था। यहाँ पे आपका एक ही बंदा काम कर रहा है, वही सारी चीजें मैनेज कर रहा है, जो AWS इंजीनियर, उसने क्लाउड का सेटअप, AWS में नेटवर्किंग भी आती करनी है, और उसको स्टोरेज भी चाहिए, और उसको अपना सर्वर को मैनेज करना है। यहाँ पे एक बंदा काम कर रहा है सारी चीजें, यहाँ पे आपके मल्टीपल बंदे। तो ये बेनिफिट है आपका क्लाउड्स का। और अब लास्ट एग्जांपल में मैंने दिया था आपको, मान लो आपकी कंपनी हो गई बंद, आपको करना पड़ेगा शट डाउन आपके सर्वर्स को सारे, तो सर्वर यहाँ पे ऑन प्राइम के अंदर सारे सर्वर वेस्ट हो गए थे आपके, राइट। अब क्लाउड के अंदर क्या है, आपको कंपनी बंद हो गई है तो आपको कुछ नहीं करना, अपने सर्वर टर्मिनेट किए आपने और अपना सामान उठाया और चल, क्योंकि इससे आपको ये टेंशन नहीं है कि मुझे यार मेरे सर्वर को बेस्ट मतलब डिस्ट्रॉय करना है या मुझे सेल करना है उनको, वो टेंशन नहीं है। आपका पैसा जो आपने हार्डवेयर के ऊपर लगाया था वो आपको यहाँ पे नहीं लगाया, आपने सिर्फ अपना हार्डवेयर यूज किया, और आप जितना यूज कर रहे थे उतना आपको पे। जब भी अगर आपकी कंपनी शट डाउन हो जाती है, कुछ प्रॉब्लम आती है, तो आपको आपने जो हार्डवेयर लगा रखा था, जो डाटा सेंटर बना रखे थे, उनकी टेंशन नहीं है, राइट। ठीक है, तो ये सबसे बड़े बेनिफिट हैं आपकी जो GCP या कोई भी clouds, जो भी आप मार्केट में पॉपुलर अभी दोनों ही है, AWS और Azure। AWS सबसे ज्यादा पॉपुलर है अभी, क्यों? क्योंकि AWS क्या है कि वो आपके ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं, जो ओपन सोर्स टूल्स होते हैं उनके साथ सबसे ज्यादा कंपेटेबल। मार्केट में कोई भी टूल है जो ओपन सोर्स है, कोई भी सॉफ्टवेयर आता है वो सारे के सारे ओपन सोर्स के साथ compatible है। जबकि एज्योर का ऐसा नहीं है, वो सबके साथ। एज्योर मोस्टली क्या करता है, माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और उनके साथ आपकी सबसे ज्यादा कंपेटेबिलिटी बना के रखा हुआ है ओपन सोर्स के साथ। ओपन सोर्स के साथ है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट उतना नहीं है जितना AWS है। तो इस करके AWS ज्यादा पॉपुलर है मार्केट में। और फिर आपको पता है कि एज्योर के अंदर आपकी पोस्टिंग, अगर आपने कोई भी सर्विस लेनी है तो उसकी कितनी कॉस्ट रहती है। अगर आप एज्योर के ऊपर बनाते हो, आपने सर्वर बनाने हैं 10 से 15 विंडोज के, तो आपको उनका लाइसेंस लेना पड़ेगा, सारी चीजें। लाइसेंस ऐसा है कि आपको ऑनलाइन जब आप सर्वर क्रिएट करते हो साथ में लाइसेंस, बट वहां पे आपको लेना पड़ता है। ठीक है, ये आपका होता है कि आपको मतलब क्लाउड्स की क्यों जरूरत पड़ी, बेनिफिट क्या है क्लाउड के, ऑन टाइम में क्या नुकसान होता था अगर आपने ऑन टाइम में कोई सेटअप बना रखा है। अब चीज आती है कि क्लाउड आपको AWS का, दूसरी चीज सबसे बड़ी क्लाउड का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है, आपको अपने सर्वर को एक्सेस करने के लिए आपके पास इंटरनेट होना चाहिए। अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप वर्ल्ड में कहीं पे भी बैठ जाओ, आप अपने सर्वर को एक्सेस कर। बट ऑन प्राइम के अंदर आपको चाहिए, अगर आपको इंटरनेट है और आपने VPN सेटअप कर रखा है कि मैं VPN के थ्रू बाहर से सर्वर को एक्सेस कर सकूं,
तो आप अपने सर्वर को एक्सेस कर पाओगे। अगर आपने वीपीएन सेटअप नहीं कर रखा अपनी कंपनी के लिए, तो आप अपने सर्वर को अपने ऑफिस से बाहर निकलने के बाद भी एक्सेस नहीं कर सकते, राइट। बट क्लाउड पे अगर ऐसा है, आपने कर रखा है, आपके चल रहा है सारी चीज, तो आप उसको इंटरनेट चाहिए आपको, आप उसको, ये पब्लिक क्लाउड प्लेटफॉर्म है जो पब्लिक क्लाउड से आपको पब्लिक सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये तो चीज होगी ये। अब क्लाउड के बारे में पता चल गया कि बेनिफिट क्यों है, क्या है, क्यों मार्केट में है क्लाउड। ठीक है। अब क्लाउड है क्या है? ठीक है। अब बारी आती है कि क्लाउड की डेफिनेशन क्या है, क्लाउड क्यों है मार्केट में। तो सिंपली आप वो तो आप देखो डॉक्यूमेंट कहीं से भी ले सकते हो, क्योंकि क्लाउड की क्या है ना डेफिनेशन, अगर आप गूगल करके देखोगे तो अलग अलग बंदों की अलग अलग वो होती है। आपको सिंपली पता होना चाहिए कि अभी क्लाउड क्या है, क्या चीजें देता है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग इज ऑन डिमांड एक्सेसिबल, ऑन डिमांड सर्विस via the internet to computing resources, application servers, physical server, virtual servers, data storage, development tools, networking capabilities, and more, hosted at a remote data center, managed by cloud service provider or CS, cloud service provider। अब ये क्या कह रहा है कि एक ऑन डिमांड सर्विस है, मतलब आपको जब भी कोई सर्विस चाहिए आप उसको ले सकते हो इंटरनेट के, ठीक है। क्या चाहिए आपको, कोई एप्लीकेशन डायरेक्ट बनानी है आपको, या सर्वर बनाना है आपको, कोई स्टोरेज बनानी है आपको, कोई डेवलपमेंट टूल आपको यूज करना है, कोई नेटवर्किंग की सेटिंग आपको करनी है, कोई नेटवर्किंग कॉन्फ़िगर करनी है, तो आप एक रिमोट डाटा सेंटर के अंदर वो सारी चीजें कॉन्फ़िगर करते हो। बट उसको मैनेज हम नहीं करते, उसको क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर मैनेज करता है, राइट। जो आपका क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर मतलब AWS हो गया, AWS का क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, एज्योर हो गया, एज्योर का सर्विस प्रोवाइडर, वो सारे बंदे मैनेज करते हैं। हम अपना सिर्फ रिसोर्सेज यूज करते हैं इंटरनेट के थ्रू, जो भी हमें चाहिए एक कंपनी को सेटअप करने के लिए। Compared to traditional on-prem IT and depending on the cloud service, you select cloud computing help to do flowing। अब वही चीजें जो मैंने आपको वहां पे बताई थी कि टाइम का फर्क होता है, मतलब टाइम की सेविंग होती है आपकी, होस्टिंग की सेविंग होती है, और आपको अवेलेबिलिटी होती है, जैसे आपकी क्या नाम है, स्केलेबिलिटी या अवेलेबिलिटी आती है, एप्लीकेशंस की होगी आपकी, सारे बेनिफिट यहाँ पे मैंने वही चीजें लिखी हुई, लोएस्ट आईटी कॉस्ट, गुड लेट some or most of cost efforts on purchasing, installing, configuring and managing your own prime infrastructure। वही चीजें हैं सारी कि आपने जो ऑन प्राइम में कॉन्फ़िगर कर रखा है, बनाया, कॉन्फ़िगर करना है, तो उसके लिए जो सारी कॉस्टिंग आती है वो यहाँ पे नहीं लगती है क्लाउड के ऊपर, ठीक है। वो एफर्ट्स नहीं लगाना पड़ता आपको उतना सारा। टाइम की वैल्यू है, इम्प्रूव एजिलिटी एंड टाइम टू वैल्यू, मतलब टाइम की वैल्यू है ही है, क्योंकि आपको जो नॉर्मली कोई सर्वर लोगों के क्रिएट करना है, कोई एप्लीकेशन बनानी है, प्रोजेक्ट आ रहा है, तो उसके लिए जो प्रोसेस लगती है तो टाइम लगता है उसमें काफी सारा, 10 से 15 दिन लग जाते हैं, जैसे मैंने बताया। कई बार महीने भी लग जाते हैं, क्योंकि अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स आ रही होती है वो आपके पास उस टाइम पे नहीं होती, वेंडर के पास भी नहीं मिलती है, तो फिर बहुत टाइम लग जाता है। तो ये चीज भी होती है। नेक्स्ट आता है आपका स्केल मोर इजिली एंड कॉस्ट इफेक्टिव। दूसरी चीज आपका वही बताया था मैंने आपको कि आपका जो स्केलेबिलिटी, तो स्केलेबिलिटी आपके पास, आप इजिली सर्वर्स को स्केल कर सकते हो, आपको अगर फिर आपकी रिक्वायरमेंट्स बढ़ती है तो, और उसको अगर डाउन करना है तो डाउन। दूसरी चीज, आप स्केल कर रहे हो तो स्केल करने के साथ आपकी कॉस्ट, अगर ऑन प्राइम में करते हो तो ऑन प्राइम में आपको सर्वर परचेज करने पड़ते हैं, वो सारी क्लाउड पे करते हो तो आपको सर्वर को स्टॉप करना है और उसकी चेंज कर देनी है, तो वहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव भी रहता है, क्योंकि आपको सर्वर परचेज करने की जरूरत नहीं है, बंदों को हायर करने की जरूरत नहीं है कि अलग से बंदा कोई आएगा उसको मैनेज करने के लिए। आप अकेले बंदे हो, आप वैसे थे उसी सर्वर को आपको।
अब क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस होती है, जो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस टाइप की सर्विस प्रोवाइड करता है आपको। तो मोस्टली जो, ठीक है, ये होती है आपकी IaaS। IaaS का मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, PaaS प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, और SaaS SaaS सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस are the three most common model of cloud services, and it is not uncommon for an organization। मतलब ऐसा कोई, ठीक है। अब बारी आती है जैसे कि ये है क्या है, अगर मैं IaaS यूज यूज करता हूँ, ये है क्या है, मतलब अगर मुझे बताना पड़े किसी को कि कैसे बता सकता हूँ मैं। अब एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे लेता हूँ, IaaS क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। IaaS provide on-demand access to fundamental computing resources, physical or virtual, networking and storage over the internet on a pay-as-you-go basis। ठीक है, IaaS enable end user to scale and shrink resources on as needed basis, reduce the need of high upfront capabilities expenditure and necessary premises or own infrastructure, and for overbuying resources to periodic spike in usage। तो इस एग्जांपल के लिए मैंने आपको जो बताया अभी, हमने जो मैंने आपको कोस्टिंग वाला सारा एग्जांपल बताया था, जो हमने ऑन प्राइम में हम क्यों नहीं जाते और आपको क्लाउड पे क्यों जा रहे हैं, बेनिफिट क्या रहे हैं। तो आपको IaaS का मतलब होता है कि आपको एक इंफ्रा प्रोवाइड कर दे। आपने कोई सर्वर क्रिएट करना है, आपने कोई स्टोरेज क्रिएट करना है, तो AWS क्या है, एजूर क्या है, वो आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर देते हैं। उन्होंने क्या कर रखा है, जैसे हम फिजिकल में डाटा सेंटर अपने लिए बना रखे हैं, वो हम पहले हम अपने लिए बनाते थे, अभी क्या कर रखा है वो आप किसी और से ले रहे हैं, राइट। वो कौन है, एजूर है, AWS है। एजूर AWS वालों ने अपना वो सेटअप बना रखा है पीछे बैकएंड में, हमें सिर्फ उनके इंफ्रा को यूज करना है, राइट। तो मैं जाऊंगा उनके हार्डवेयर के ऊपर अपना सर्वर क्रिएट करूंगा, मैं अपना खुद सर्वर को मैनेज करूंगा, सारे काम में ये करूंगा। बट मैं जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उनका हार्डवेयर वहां पे लगा हुआ है, जो उन्होंने नेटवर्किंग, जो आप वहाँ पे सर्विस यूज करते हैं या स्टोरेज की सर्विस लेते हो, जो आप उनको सर्विस को आप यूज कर रहे हो, उनके इंफ्रा को यूज कर रहे हो, वो होता है आपका IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। हम सिर्फ उनका इंफ्रा यूज कर रहे हैं, बाकी सब कुछ हम कर रहे हैं। सर्वर हमें बनाना है, मैनेज हमें करना है, अपनी एप्लीकेशन को हमें मैनेज करना है, आपके एप्लीकेशन सर्वर के ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है, वो सारी चीजें हमें मैनेज करनी है। अगर हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो मैनेज करें। बट मतलब वही चीज कि आपको एक प्लेटफॉर्म मिल गया, आपको वो यूज करना है, सारी चीजें मैनेज आपको करनी है। बट अगर आपके उस प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई दिक्कत आती है, वो फिर होगा, यहाँ पे आपको एक इंफ्रा मिल। तो इसी तरीके से होती है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस क्या है, IaaS प्रोवाइड सॉफ्टवेयर डेवलपर विद ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म्स, hardware complete software stack, infrastructure, and even deployment tools for running, developing, and managing application without the cost, complexity, and inflexibilities of maintaining that platform on premises. Pass. The cloud provider hosts everything: server, network, storage, operating system, software, middleware, database at their data center. Developers simply pick from a menu to speed up server and environment. They need to run, build, test, deploy, scale. यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ पे आपको वो प्लेटफॉर्म जो देते हैं आपको, अब क्या कर रहा है, नॉर्मली मैं अगर एग्जाम्पल देता हूँ, आपने एक सर्वर बनाया, इंफ्रा मिल गया आपको, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको उसके ऊपर डाटाबेस भी कॉन्फ़िगर करना है और सारी चीजें भी कॉन्फ़िगर करना है। तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे एक ही सर्वर के ऊपर, मान लो मेरे पास एक RDS का फीचर होता है AWS के अंदर। RDS क्या है, RDS के एक तो होता है कि EC2, एक होता है RDS। तो इन दोनों चीजों के बारे में जब हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, जब आप कर लोगे थोड़ा सा, तब आपको पता चल जाएगी कि होता क्या है। EC2 क्या होता है आपका, EC2 होता है कि नॉर्मल हम सर्वर क्रिएट, ठीक है। आपने उसके ऊपर क्या किया, आपने सर्वर क्रिएट कर दिया, मान लो आपने एक डाटाबेस सर्वर बना, ठीक है। तो डाटाबेस सर्वर बनाने के लिए आपने क्या किया, आपने EC2 सर्वर क्रिएट कर दिया, उसके ऊपर आपने डाटाबेस इंस्टॉल किया। डाटाबेस के लिए आप कोई भी टूल यूज कर सकते हो, डाटाबेस बैकअप, MySQL, MS SQL, या फिर ओरेकल या जो भी DB आप यूज करते हो, वो आपने उसके ऊपर इंस्टॉल कर दिया।
राइट, ये करते हो नॉर्मली। बट आरडीएस सर्विस है तो एक एडब्ल्यूएस आपको प्रोवाइड करता है। आरडीएस, आरडीएस का मतलब होता है रिलेशनल डाटाबेस सर्विस। अब वो क्या करता है, वो आपका डायरेक्ट आप वहाँ पे डाटाबेस रेडी वो कर देते हैं। मतलब जैसे डाटाबेस अपने को बनाना है तो वहाँ पे आपको सर्वर क्रिएट करने की जरूरत नहीं कि मैं पहले सर्वर क्रिएट करूंगा, फिर मैं डाटाबेस इंस्टॉल करूंगा, फिर मैं डाटाबेस को मैनेज करूंगा। नहीं, वहाँ पे आप एक डायरेक्ट आरडीएस सर्वर लॉन्च करोगे। आरडीएस सर्वर लॉन्च करोगे, उसके ऊपर जो डाटाबेस आप वहाँ पे सिलेक्ट करोगे वो आपके उस सर्वर के ऊपर ऑटोमेटिक साथ के साथ इंस्टॉल हो जाएगा। आपको उसके ऊपर कुछ नहीं करना, आपके पैचेस भी अपडेट भी सारी चीजें बैकएंड पे एडब्ल्यूएस करेगा। आपके पास नोटिफिकेशन आते रहेंगे कि ये अपडेट होना है, आपके डाटाबेस के अंदर ये चीज आपकी ओएस अपडेट होनी है, वो सारे अपडेट वगैरह वो सारे वो करेंगे। आपको अपना एक तो सर्वर की कॉस्ट बच गई, आपको क्या अलग से सर्वर नहीं। एक आपको क्या हुआ, जो आपने यहाँ पे आरडीएस इंस्टेंस क्रिएट किया वहां पे ही आपको सारी चीजें मिल गई, वहां पे आपको सिर्फ अपने डाटाबेस, दैट्स इट। और उसका आपको ये नहीं है कि बार बार आपको रिमोट लेना है, वो आपको एपीआई के थ्रू एक्सेस होते हैं, तो वहाँ पे easily आपका काम है। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे वो अपने उन्होंने प्लेटफॉर्म दे दिया आपको कि आपको अलग से जाके सर्वर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, आपको अलग से एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट सर्वर लॉन्च करो, मतलब वो सर्विस लॉन्च करो, आपका डाटाबेस भी इंस्टॉल हो जाएगा, सर्वर भी लॉन्च हो जाएगा, आपको अपडेट करने की टेंशन नहीं है। मतलब हम अपना काम करते हैं, बाकी सारी चीजें वो प्लेटफॉर्म से रिलेटेड सारी चीजें मैनेज वो करते हैं। हार्डवेयर वो मैनेज करेंगे, सर्वर पे जो डाटाबेस इंस्टॉल कर रखे जो बैकअप हमने यूज किया है वो ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा, उसको भी वो मैनेज करेंगे। हमें सिर्फ हमारा काम करना है, डाटाबेस के अंदर जो भी काम, उसके पैचेस इंस्टॉल करने हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो सारी चीजें वो आप करेंगे, वो प्लेटफॉर्म है। और जो लास्ट होता है आपका सास, सॉफ्टवेयर एज, ठीक है, सास आल्सो नोन एज क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर और क्लाउड एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन software that hosted in the cloud and that other users access via a web browser or dedicated desktop platform that integrated with the desktop or mobile operating. In most cases, such users pay a monthly or annual subscription fee. Some may offer pay-as-you-go price based on your activity. तो ऐसी है वो सर्विस, जैसे एग्जांपल मैं आपको एक जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट का टीम यूज करते हैं, स्काइप यूज करते हैं, राइट, आप गूगल का, हम गूगल मीट यूज करते हैं। हमें क्या करना, हमने तो क्या कर रखा है, हमने तो अपना एक आईडी बना रखा है, बस बैकएंड में क्या हो रहा है हमें कोई पता नहीं होता, कौन मैनेज करता है, क्या चीजें होती है, सारी चीजें सब कुछ तो उन्होंने दे रखा है हमें, तो अपना काम कर रहे हैं। टीम में भी यही चीज होती है, आप कॉलिंग भी करते हो, आप चैट भी करते हो, बट बैकएंड पे वो डाटा कहाँ स्टोर हो रहा है, आपका जो चैटिंग हम कर रहे हैं, ऑनलाइन इंटरनेट, जो सारी चीजें, मतलब वो सारी चीजें मैनेज कौन कर रहा है, उसको आपके वो वेंडर, वो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर मैनेज कर रहा है, जिसने वो चीज की। आप ऑफिस 365 के लाइसेंस लेते हो या जीसीपी के लाइसेंस लेते हो मेलिंग सिस्टम के लिए, कंपनी के लिए, तो वहां पे क्या होता है, आप तो सिर्फ आपको देखो इंटरनेट टाइप, मतलब ब्राउजर के ऊपर एक यूआरएल दे देते कि आप ये यूआरएल यूज करो, इसके ऊपर अपने यूजर्स क्रिएट करो और अपने यूजर्स बोलो कि लॉग इन करते रहो ब्राउजर के ऊपर। आपको नहीं पता कि आपके उसमें बैकएंड में कौन सा सर्वर यूज हो रहा है, क्या कन्फिग्रेशन है, उसका अपडेट कब करते हैं, वो कैसे अपडेट होता है, इलेक्ट्रिसिटी डाउन होती है तो क्या होता है, आपको कोई टेंशन नहीं, आप सिर्फ उस सर्विस को यूज करो, राइट। अब ये पे जो सर्विसेज होती है आपकी एनुअल बेसिस पे भी चार्जेस होती है, और पे कुछ होते हैं वेंडर जिसको पे एज यू सर्विस। ये तीन सर्विसेज होती है जो क्लाउड आपको प्रोवाइड। ये चीजें थोड़ा जो मैंने बताया आपको, ये चीज क्लियर है आपको अभी। एजूर मतलब एडब्ल्यूएस इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ऐसा नहीं है कि एडब्ल्यूएस बहुत डिफिकल्ट है, ये हमें सारा ऑनलाइन, मतलब मैनुअली क्लिक कर करके करना पड़ेगा, और आप एक बार करोगे तो आपको दोबारा से यार ये तो आसान सी चीज, ठीक है। तो मेरे पास है अभी 5 से 7 मिनट, और मैं थोड़ा बता देता हूँ। ठीक है, अब बारी आती है कि अगर आपको एडब्ल्यूएस पे फ्री अकाउंट क्रिएट करना है तो कैसे। अब अकाउंट होता है, एक तो आपको कंपनी के लिए अकाउंट क्रिएट करना है, तो कंपनी के लिए आप डायरेक्ट वेंडर से डिस्कस कर सकते हो, ऑनलाइन भी कर सकते हो,
ऑनलाइन जब क्रिएट करोगे तो आपको वहाँ पे सेल मैनेजर मिल जाते हैं, आप सेल्स मैनेजर से डायरेक्ट कोऑर्डिनेट करके अपना अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, बिजनेस अकाउंट जो भी आपको करना है। ठीक है, अगर आपको फ्री अकाउंट करना, जैसे अभी हम हैं, मुझे स्टडी करनी है, आपको स्टडी करनी है, और बहुत सारे बंदे होते हैं जिनको स्टडी करनी होती है, वो फ्री अकाउंट करते हैं। तो वो फ्री अकाउंट कैसे क्रिएट होता है हमारा, वो अभी हम देख लेते हैं बस। AWS फ्री अकाउंट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक AWS फ्री अकाउंट लिखा गूगल में, मेरे पास एक कंसोल ओपन हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे देता है ये AWS फ्री टियर। यहाँ पे इसकी कुछ लिमिट्स होती है, गेन फ्री हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस विद AWS प्लेटफॉर्म प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ठीक है, यहाँ पे आप सिंपल क्लिक करोगे क्रिएट फ्री अकाउंट्स, और आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। बट अकाउंट क्रिएट करने से पहले क्या कौन कौन सी सर्विस हमें ये पे फ्री देता है, क्या क्या हमें फ्री मिलती है, तो उसके बारे में थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ ऑफर्स कि एक्सप्लोर मोर देन 100 प्रोडक्ट एंड स्टार्ट बिल्डिंग ऑन AWS यूजिंग द फ्री टियर। मतलब जब आप फ्री टियर अकाउंट क्रिएट करते हो तो 100 प्लस प्रोडक्ट और मतलब सर्विसेज है जो आपको ये फ्री देता है। 3 different types of free offers are available depending on the product base. Click icon below to explore our offers. तो यहाँ पे ये 3 टाइप के अलग अलग टाइप की मतलब सब्सक्रिप्शन आपको फ्री देता है। कौन कौन सी आपकी, एक होती है फ्री ट्रायल, मतलब जब तक आपका अकाउंट फ्री रहता है, मतलब एक जैसे ये अकाउंट की लिमिट देते हैं 1 ईयर के लिए आपका अकाउंट फ्री रहेगा AWS, तो वो अकाउंट जब तक आपका फ्री रहेगा तब तक वो सर्विसेज आपको ये फ्री में यूज। और 12 मंथ फ्री, 12 मंथ के लिए होती है कि आपका 12 मंथ का अकाउंट है तो वो आपका 12 मंथ तक आप वो सर्विसेज को उन सर्विस को फ्री यूज कर सकते हो। और एक होती है कि ऑलवेज फ्री, कुछ सर्विसेज ऐसी हैं AWS की जो हमेशा, अगर आपको इन पे चेक करना है तो आप किसी एक पे क्लिक करो कि कौन सी सर्विस है। शोरूम लेफ्ट से, ठीक है, तो आप किसी पे एक पे क्लिक करोगे तो मैंने यहाँ पे देखो फ्री टियर पे क्लिक किया, मतलब जो हमारा फ्री टियर डिटेल है, लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो तो आपको यहाँ पे एक फिल्टर दिख रहा है, आपको यहाँ पे ये सारे ऑप्शन वही दे रहा है जो वहाँ पे तीनों फीचर दे रहा था आपको, 12 मंथ वाला, ऑलवेज फ्री वाला, ट्रायल वाला। ठीक है, अब ट्रायल अकाउंट जो फ्री अकाउंट आपका बनता है तो उसमें कौन कौन सी चीजें आपको फ्री मिलती है, कितने टाइम के लिए फ्री होती है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखनी। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखोगे आप Amazon रेड शिफ्ट 2 मंथ्स, ये आपको फ्री मिलता है 2 महीने के लिए। बट इसके अंदर भी ऐसा नहीं कि ये पूरे की पूरी फ्री होता है, इसके अंदर आपको एक लिमिट होती है कि कौन सी चीज आप, कौन सा सर्वर, कौन सी रिसोर्स आप यूज कर सकते हो, कितने टाइम आपको यूज करना है, वो चीजें होती है। यहाँ पे देखो, नीचे देखोगे आप 750 DC2 डॉट लार्ज नोड, मतलब ये आपका होता है जो DC2 लार्ज नोड है इसके अंदर, एक रेड शिफ्ट के अंदर, ये आपको सर्विस है जो 750 घंटों के लिए फ्री मिलती है। और कितना पर मंथ, और पर मंथ फॉर, पर मंथ फॉर 2 मंथ्स, ओके 2 मंथ्स के लिए आपको ये दे रहा है, 750 घंटे आपको। बट ये जो सर्विस है इसके साथ आपको इसको यूज करना होता है, ये नहीं है कि कोई आपने और सर्विस यूज कर ली और उसमें आपको, जो सर्विस इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है वही सर्विस। ठीक है, तो यहाँ पे ये सर्विसेज के नाम दिए होते हैं इन्होंने, आपको एक बार रिव्यू कर लेना जब भी करना टाइम लगे आपको। ठीक है, कौन कौन सी सर्विस होती है, ये होती है आपकी ट्रायल वाली, जब तक आपका अकाउंट ट्रायल। और कुछ सर्विस आपको AWS है जो ऑलवेज फ्री देता है, जैसे मैं ऑलवेज फ्री पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको दे रहा है Amazon का डायनामो डीबी, डायनामो डीबी है जो जैसे ओरेकल डाटाबेस होता है हमारा, MySQL होता है, MySQL होता है, उसी तरीके से AWS ने अपना खुद का डाटाबेस बना रखा है डायनामो डीबी से। ठीक है, और इसमें ये क्या देता है आपको, 25 GB फ्री स्पेस देता है जो हमेशा 25 GB तक आप कभी भी यूज कर सकते हो। 25 GB से ज्यादा जैसे इंक्रीज हो जाएगा फिर वो आपसे चार्ज लेगा, बट 25 GB तक आपके पास अगर 25 GB से ज्यादा डाटा नहीं जाता तो आप हमेशा के सर्विस को यूज कर सकते हो। डायनामो डीबी के ये ऑलवेज फ्री है, यहाँ पे 25 GB है, फास्ट एंड फ्लेक्सिबल नो SQL डाटाबेस विद सीमलेस स्केलेबिलिटी। AWS लैम्बडा है आपका 1 मिलियन
फ्री रिक्वेस्ट पर मंथ देता है। मतलब लैम्डा क्या होता है, रिक्वेस्ट करते हैं, कुछ रिस्पॉन्स करते हैं, ऑटोमेटिकली मैसेज सिस्टम होता है इसमें। तो ये आपको 1 मिलियन मैसेज तक आप फ्री में कर सकते हो। इसी तरीके से Amazon SNS सर्विस होती है, ये आपका नोटिफिकेशन सर्विस होती है। तो इसमें भी आपको 1 मिलियन मैसेज को फ्लेक्सिबिलिटी देता है, जो हमेशा के लिए फ्री। तो ये आपकी सर्विसेज आप इस तरीके से चेक कर सकते हो, कौन सी सर्विस आपकी हमेशा के लिए फ्री है, कौन सी ट्रायल टाइम के लिए फ्री है, और कौन सी आपकी 12 मंथ्स के लिए फ्री है। तो 12 मंथ्स के लिए आपको चेक करनी है। आप 12 मंथ्स पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे ऑलवेज हटा दीजिए। तो यहाँ पे आपको ये 12 मंथ्स के लिए दिखा देगा। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है Amazon EC2, मतलब जो हमारा सर्वर हम लॉन्च करते हैं EC2, वहां पे आपको 750 घंटे के लिए आपको पर मंथ 750 घंटे यूज कर सकते हो हर महीने। और ये कब तक यूज कर सकते हो, 12 महीने तक। मतलब एक महीने में आप 750 घंटे एक सर्वर को रन करके रख सकते हो। अगर उसे ज्यादा रन करते हो तो चार्ज पे करना पड़ेगा। और 12 महीने तक आप इसको कंटिन्यू ऐसे ही यूज कर सकते हो, 750 घंटे। बट यहाँ पे भी वो एक लिमिट देता है कि कौन से वाले इंस्टेंस, जो इंस्टेंस टाइप होगा आपका, मतलब रैम और CPU जो होते हैं, वो कौन से वाले टाइप में आते हैं आपके, वो यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे इन्होंने दिया है पर मंथ, यहाँ पे 750 हार्स फॉर पर मंथ ऑफ T4G स्मॉल इंस्टेंस, और T2 माइक्रो, T3 माइक्रो यहाँ पे दे रखा है। देखो ये जो इंस्टेंस टाइप है, ये इंस्टेंस आप यहाँ पे 750 घंटे पर मंथ यूज कर सकते हो, 12 मंथ के लिए फ्री है। इसी तरीके से Amazon का S3 जो स्टोरेज होता है, वहां पे आपको 5 GB फ्री देता है, वो 12 महीने। RDS इंस्टेंस की जो बात कर रहे थे हम, RDS इंस्टेंस भी आपको 750 घंटे पर मंथ देता है आपको डाटाबेस के लिए। और इसमें भी आपका RDS के टाइप दिए हुए हैं कि कौन सा RDS टाइप आपको वो 750 घंटों के लिए फ्री रहेगा। ये नहीं है कि आपने अच्छी हाई कॉन्फ़िगरेशन सर्वर ले लिया और 750 घंटे यूज। उन्होंने कुछ लिमिट डिफाइन कर रखी है, वही सर्विस आप फ्री यूज कर सकते हैं। बट ये जो हम प्रैक्टिकल स्टडी पर्पज के लिए करते हैं, ये स्टडी पर्पज इनमें हमारा हो जाता है। इसमें आपको स्टडी करने के लिए आपको पैसे पे करने, इन पे आप आराम से स्टडी कर सकते हैं। जो वीडियो कर रही है कैसे क्रिएट होती है, कैसे हम इसको यूज करते हैं, वो सारी चीजें हमारी इन पे हो जाएंगी फ्री वाले। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि आपको कौन कौन सी सर्विसेज कितने टाइम के लिए फ्री होती है। आपको अकाउंट क्रिएट करना, आप यहीं पे क्रिएट कर सकते हो। आपको अगर मतलब बिजनेस अकाउंट बनाना है, मतलब किसी के साथ कोऑर्डिनेट करना है, तो आप यहाँ पे जाके AWS फॉर स्मॉल बिजनेस, यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे आपको रीसेलर जो होते हैं आपके इसके, तो AWS के, उनके आपको नंबर मिल जाते हैं, वहां से आप उनके साथ कर सकते हो। और वहां पे अपने सारी चीजें आप परचेज कर सकते हो मंथली या ईयरली बिलिंग के हिसाब से। नॉर्मली ये पे एज यू गो मॉडल पे काम करता है, मतलब जितना आप यूज करोगे उतना आप उसको पे करोगे, तो उस तरीके से भी काम करता है। अब कंपनियां क्या होती है, कई बार कंपनी एग्रीमेंट कर लेती है कि 2-3 साल के लिए मुझे का यूज करना है, तो वो फिर अपना इंटरप्राइज एडिशन इनके ले लेते हैं। वहां पे इनको सपोर्ट वगैरह भी चाहिए होता है, तो वो सपोर्ट भी ले लेते हैं इनसे, और साथ में उसको मिलता है, और फिर उनको वहां पे डिस्काउंट भी मिलता है, वो कंटिन्यू 3 साल के लिए उनकी सर्विस को यूज करते हैं। ठीक है, अकाउंट क्रिएट करना, आप सिंपल यहाँ पे क्रिएट फ्री अकाउंट पे क्लिक करोगे, वही जो नॉर्मल अकाउंट क्रिएट करते हैं वही सारी चीजें आपसे पूछता है अकाउंट क्रिएट करने के लिए। वो आप मेरे ख्याल से ट्राई कर लेना एक बार क्रिएट करने। यहाँ पे ईमेल एड्रेस पूछेगा, ईमेल एड्रेस आप कोई भी डाल सकते हो, आपका जीमेल का है, याहू का है, हॉटमेल का है, कोई भी मेल आईडी आप यहाँ पे डाल दीजिए, आपका आईडी यहाँ पे आपको डालना है। जैसे आप यहाँ पे कोई ईमेल आईडी डालते हो और अकाउंट का नेम यहाँ पे डालते हो, वेरीफाई ईमेल एड्रेस करना होगा आपको। यहाँ पे वेरीफाई आपके पास ऑटोमेटिक जो ईमेल आईडी आपने डाला उसके ऊपर एक ईमेल जाता है। तो मेरे पास ऑलरेडी है अकाउंट, मेरे पास कोई ईमेल आईडी जो मैं क्रिएट करके दूँ। तो आप लोग ये क्रिएट कर लोगे या आपको मैं दिखाऊं कैसे होगा क्रिएट? आप एक बार ट्राई करके देखना, क्रिएट करना है। नहीं तो फिर आप क्या करते हैं, कल आप में से कोई एक बंदा स्क्रीन शेयर कर देना मुझे, और फिर हम अकाउंट क्रिएट करके देखेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं, फिर कल करेंगे अकाउंट कैसे क्रिएट होगा, और अकाउंट जब हम क्रिएट कर लेंगे तो हमारा नॉर्मल डैशबोर्ड पे हमें क्या क्या चीजें मिलती है उनके बारे में कल रिव्यू करेंगे। ओके जी, अगर कोई डाउट रहता है तो आप पूछ लेना, बट AWS में आपका अगर जितना टाइम लगाओगे तो उतना अच्छा है। ओके जी, बाय।